से उबल रहा था। अजीत ने उसे ही डांट दिया, लेकिन मन ही मन वो भी दिल मिला रहा था। अखिल और सिमी चुप खड़े देख रहे थे। शिवम करण की अकड़ को धीरे धीरे तोड़ रहा था और उसी कोशिश में वो सिमी और अखिल की तरफ फिर मुड़ा। माँ, पापा, आप दोनों को याद है ना कि कुछ समय पहले करण ने क्या किया था? उसने कारखाने के लेन तारों को खरीदा और श्रमिकों को पापा को चोट पहुंचाने के लिए उकसाया। शिवम ने शांति से कहा। ये देखकर कि कैसे अजीत और उसके बेटे को एक कोने में ले जाया जा रहा था, सिमी ने गर्व से कहा, अरे हाँ शिवम, तुमने याद न दिलाया होता तो मैं तो भूल गई थी वो भयानक दिन और कैसे अखिल जी अस्पताल पहुंच गए थे। भाई साहब, आप नहीं जानते, पिछली बार करण ने साजिश रची थी हमारे खिलाफ और हमारे गहने कारखाने को दबाने की कोशिश की थी। इस बार उसने दृष्टि को बर्बाद करने के लिए बाहरी लोगों के साथ काम किया। मैं भी यही मानती हूँ कि हमें निदेशक मंडल को रिकॉर्डिंग जमा कर देनी चाहिए। शेयर धारकों के पास आगे की चर्चा होगी और अंततः करण के भाग्य का फैसला कंपनी में ही होगा। क्या इसने ऐसा कुछ करने की हिम्मत की थी? अजीत ने मुड़कर करण को डांटा। हरामजादे, तूने मेरी पीठ के पीछे इस तरह के गंदे कृत्यों को अंजाम देने की हिम्मत कैसे की? तूने अपने ही चाचा के गहने कारखाने को दबाने के लिए इतना घटिया काम किया। इस पावर ने तुझे अंधा कर दिया है, अंधा। तुझे अभी इसी वक्त उस घटना के बारे में अपने चाचा से भी माफी मांगनी होगी। सुनाई दिया मैंने क्या कहा? और दिल से माफी मांग और पूरी ईमानदारी के साथ, समझा? करण ने बहुत गलत और उदास महसूस किया। उसने मन ही मन सोचा, डैड मुझे ऐसा करने के लिए बोल रहे हैं, जबकि डैड ही वो थे जिसने ज्वेलरी फैक्ट्री और अखिल अंकल को दबाने का आदेश दिया था। वाइस चेयरमैन नारंग, अगर आप अपने बेटे को सबक सिखाना चाहते हैं तो कृपया इसे अपने घर ले जाकर सिखाएं। यहाँ हमारा वक्त बर्बाद न करें, शिवम ने हल्के से कहा। क्योंकि पहले से ही बहुत देर हो चुकी है, चलिए मैं नीचे चलता हूँ और आप दोनों को घर छोड़ आता हूँ अपनी बेंटली कार में। अजीत ने शिवम को एक क्रूर और वस्म कर देने वाली नजरों से देखा, यहाँ तक कि उसकी गर्दन की नसें भी उभरी हुई थी। इस रीढ़ विहीन काया के पास वास्तव में मुंह फाड़ने के अलावा कोई और कौशल नहीं था। उस कमीने ने सब कुछ वैसे ही बर्बाद कर दिया था जैसे ही सब कुछ तय होने वाला था। अजीत अपने क्रोध को नियंत्रित करने में असमर्थ, उसने अपने दांत पीस लिए और करण के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। जैसे ही उसके चेहरे से दर्द साफ हो गया, करण ने एक अनिच्छुक अभिव्यक्ति प्रकट की। डैड, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? करण ने पूछा। शिवम ने बकवास की और आपको गुस्सा दिलाया। उसने आपका अपमान किया है, मैंने नहीं। मारना है तो उससे जाकर मारिए, मुझे क्यों? जब अजीत ने उन शब्दों को सुना तो करण के चेहरे पर एक और थप्पड़ मारने से पहले उसके चेहरे पर शर्म और गुस्से का मिश्रण दिखाई दिया। चुप रहे, अब अगर एक और शब्द निकला तेरे मुंह से तो 2-4 थप्पड़ और खाएगा मेरे हाथ से, समझा? करण अपने पिता के रवैये से स्तब्ध, डर के मारे उसने अपने सूजे हुए चेहरे को ढक लिया। घुटनों के बल नीचे बैठ, अजीत ने करण की ओर इशारा किया और गहरी आवाज में मांग की। करण पूरी तरह से अविश्वास में डर गया और उसने खुद से सोचा, मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? दृष्टि और उसके परिवार के सामने घुटने टेकने के लिए मैंने किया क्या? मैंने तुझसे कहा कि घुटने तक तो घुटने तक। सुनी नहीं मेरी बात? अजीत का चेहरा गुस्से से भर गया था और उसने करण पर दहाड़ते हुए कहा, सुनता है कि मारू एक और थप्पड़। घुटने टेककर अपने चाचा और चाची से माफी मांगो। करण ने अपने दांत पीस लिए और घुटने टेकने से इनकार कर दिया। उस समय अजीत ने कदम बढ़ाया और करण को कई बार लात मारी। फिर उसने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया और जबरदस्ती उसका सिर नीचे कर दिया। नालायक, कमीने, वो तेरा चाचा है, मेरा सगा छोटा भाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम दूसरों को, अपने ही बड़ों को मारने के लिए उकसाओ? अगर तुम्हारे दादाजी अभी जीवित होते तो वो तुझसे घुटने टेकवाते और माफी मंगवाते। अजीत गुस्से में चिल्लाया। बेहतर होगा कि तू अभी घुटने टेक दे और अपने चाचा से माफी मांगे। अब मुझे और गुस्सा दिलाना बंद कर, जल्दी कर। मैं करण मुश्किल से एक शब्द ही बोल सका क्योंकि उसे बहुत अपमान सहना पड़ा था।
इस बिंदु पर वो छेद में गोता लगाना चाहता था और अनंत काल के लिए खुद को छिपाना चाहता था। हालांकि अपने पिता की ठंडी निगाहों के सामने करण ने सोचा कि अगर रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक किया गया तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस प्रकार उसने अपने दांत पीस लिए और अपने घुटनों के बल बैठ गया और आत्मसमर्पण किया। उस समय करण ने अपमान से भरे चेहरे के साथ घुटने टेक दिए। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और दृष्टि और उसके परिवार को देखने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही उसने दृष्टि और उसके परिवार के सामने घुटने टेके, उसके मन में खुद को वहीं और वहीं मारने की ललक हुई। चुप क्यों बैठा है? तुझे नहीं पता क्या और कैसे बोलना है? अजीत ने जमकर कहा। एक गहरी सांस लेने के बाद करण ने अपने निचले होंठ को कुतरते हुए कहा, अंकल, आंटी, ये सब मेरी गलती थी, मुझे खेद है। ये दृश्य देखकर शिवम के मुंह का कोना कोना संतुष्टि से भर गया। अखिल और उसकी पत्नी इस जीत से खुश थे और दृष्टि को लगा जैसे उसके कंधों से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। ये दृश्य बहुत ही संतोषजनक था। इस करण ने न जाने कितनी ही बार उन लोगों का उपहास किया था और पता नहीं उसने कितनी बार उसके परिवार के खिलाफ साजिश रची थी। हालांकि उसने कभी भी इस दिन के आने की उम्मीद नहीं की थी। इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ, जल्दी करो और खड़े हो जाओ। हम सभी नारंग परिवार से हैं। इस बिंदु पर तुम मुझे और शर्मिंदा मत करो करण बेटा, अखिल ने शांति से कहा, क्योंकि वो चीजों को सुचारू करने की कोशिश कर रहा था। फिर वो खड़ा हुआ और करण को ऊपर उठाने में मदद करने की कोशिश की। अखिल, उसकी मदद मत करो, उसे घुटने टेकने दो और उसके कार्यों पर चिंतन करने दो, अजीत ने गंभीरता से कहा। वैसे भी चलो व्यापार की बात करते हैं। अपनी बेटी दृष्टि की ओर देखने से पहले अखिल और सिमी ने एक दूसरे को देखा। दृष्टि ने उनकी निगाहों पर ध्यान दिया और जवाब में सिर हिलाया। अखिल धीरे से खांसा, फिर उसने गंभीरता से कहा, ठीक है भाई साहब, बच्चे को अब और घुटने मत दुखाने दो। वैसे भी मैंने करण को बचपन से ही बड़े होते देखा है। ऐसा नहीं है कि मैं वास्तव में ही अपने भतीजे को जेल भेजूंगा, सही? अजीत ने अपनी तनावपूर्ण अभिव्यक्ति को शांत किया और जवाब दिया, ये सही है। मुझे भी लगता है कि हमें इस मामले को निजी तौर पर निपटाना चाहिए। आखिरकार अगर ये खबर निकल जाती है तो हमारा परिवार निश्चित रूप से हंसी का पात्र बन जाएगा। अखिल, सिमी, क्या तुम लोग मुझे रिकॉर्डिंग सबूत सौंप सकते हो? अजीत ने सुझाव दिया। अब आप इसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना? सिमी ने उत्तर दिया। भाई साहब, आप जानते ही हैं कि अखिल जी और मैं ईमानदार लोग हैं। हम कभी भी परेशानी पैदा करने की पहल नहीं करेंगे। मैं केवल ये आशा करती हूँ कि आप भविष्य में करण को पूरी तरह से काबू में रखेंगे। सुनिश्चित करें कि आप ऐसा ही करेंगे। उसे फिर कभी ऐसी बेवकूफी भरी बातें करने की अनुमति न दें। ये कहने के बाद सिमी ने रिकॉर्डिंग पेन अजीत को सौंप दिया। अजीत ने रिकॉर्डिंग पेन लिया और करण की मदद करने से पहले राहत की सांस ली। मेरे भाई, सिमी, तुम लोग निश्चिंत रह सकते हो। मैं वादा करता हूँ कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। मैं हमेशा इस करण पर अपनी नजर रखूंगा, अजीत ने आत्मविश्वास से कहा। उस मामले में मैं करण को हमेशा नियंत्रण में रखूंगा। ध्यान रखना भाई साहब। सिमी की आंखें गर्व के भाव से चमक उठी। अजीत और उसका बेटा उदास होकर दरवाजे से बाहर चले गए। हालांकि जैसे ही उन्होंने दरवाजे से बाहर कदम रखा, उनके चेहरे झुलस गए। आज दृष्टि और उसके परिवार को अपना चेहरा दिखाकर उन्हें बहुत अपमान सहना पड़ा। उन्हें इस तरह की शर्मिंदगी इससे पहले कभी नहीं झेलनी पड़ी थी। नारंग निवास से बाहर निकलने के बाद अजीत नारंग गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने तुरंत अपने हाथ में रिकॉर्डिंग पेन को टुकड़ों में तोड़ दिया। क्या तुम कम से कम अपने ट्रैक को कवर करने के लिए कड़ी मेहनत नहीं कर सकते थे? हर बार जब तुम परेशानी का कारण बनते हो तो मुझे सब कुछ साफ करना पड़ता है। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी वजह से आज इतनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा मुझे? अजीत ठंड से चिल्लाया। उसका गुस्सा अभी तक नहीं निकला है। डैड, मैं, करण ने अपने शब्दों में कहा। हालांकि वो रोना चाहता था, लेकिन उसके आंसू नहीं निकले। आज से
तुम्हें नारंग मेंशन छोड़ने की अनुमति नहीं है, अजीत ने गुस्से में कहा। तुम्हें मुझसे अनुमति मिलने के बाद ही बाहर जाने दिया जाएगा। डैड, लेकिन क्या हम वाकई इस मामले को ऐसे ही जाने देंगे? यहाँ तक कि दृष्टि का परिवार भी अब हमारे सामने अहंकारी व्यवहार करने की हिम्मत करता है। करण ने अत्यधिक अनिच्छा के साथ कहा। जहां तक उस कचरी की बात है शिवम, आज मुझे इस तरह अपमानित करने के बाद मैं उसे कभी चैन से नहीं जीने दूंगा। इस बात को जाने दो। अजीत ने अंततः अपने क्रोध का दम तोड़ दिया और भारी सांस ली। इस समय उसकी आंखें खून से लथपथ थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो फटने वाली हो। अजीत ने जमकर कहा, आज का अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं अखिल और उसके परिवार के साथ उस कचरे के डिब्बे शिवम को इस अपमान का 100 गुना लौटा दूंगा। मैंने पहले ही तुम्हारी माँ से तनेजा परिवार के पुराने मालिक से बात करने और समूह पर नियंत्रण पाने के तरीके के बारे में सोचने के लिए कहा है। जब यह मामला आखिरकार सुलझ जाएगा और जब हमारा परिवार हमारी ताकत वापस ले लेगा, मैं अपने भाई अखिल के परिवार को नष्ट करने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ वो करूंगा, अजीत ने घृणा से कहा। अपने आप को घृणा के पुल में डुबोने के बाद अजीत और उसका बेटा कार में चढ़ गए और नारंग मेंशन वापस लौट गए। दृष्टि का घर। सिमी क्षण भर के उत्साह में 2 जेड शेरों को अपनी हथेलियों में पकड़े हुए, अपनी आंखें मूंद कर और मेज पर एक पहाड़ की तरह ऊंचे चमकीले नोटों को देखकर वो आज बादलों में तर रही है, ऐसा लग रहा था। यकीन नहीं होता, कभी नहीं सोचा था कि वो दिन आएगा जब भाई साहब और उनका बेटा सिर झुकाएगा और हमारे परिवार के सामने माफी मांगेगा, सिमी ने गर्व के साथ कहा। दृष्टि ने भी एक उज्जवल मुस्कान के साथ कहा, ये सही है, हमारे परिवार को आखिरकार न्याय मिल गया है। इसी तरह अखिल ने संतुष्टि का एक रूप प्रकट किया। आखिर पिछले कई सालों के संघर्ष से उनके दिल में जो आक्रोश जमा हुआ था उसे आखिरकार उन्होंने निकाल ही दिया था। मेरी बेटी ने सब कुछ संभव कर दिखाया, सिमी ने कहा और उसकी हंसी फूट पड़ी। भाई साहब का परिवार अब हमें कभी अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगा। वो वास्तव में व्यक्तिगत रूप से हमारे घर आए, उनके गलत कामों की भरपाई की, यहाँ तक कि हमसे माफी मांगने के लिए घुटने तक टेक दिए। दृष्टि, तुझे निश्चित रूप से अब से कंपनी में अत्यंत सावधानी के साथ काम करना होगा। सुनिश्चित करना होगा तुझे कि ऐसा कुछ भी न करे जिसे दूसरे तेरे खिलाफ उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये भाई साहब ये कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है जिनकी शक्ति को कम आंका जा सकता है, अखिल ने गंभीरता से कहा। ये सही है, भाई साहब न केवल सतह पर बल्कि पर्दे के पीछे भी अभिनय करने में माहिर हैं। वो निश्चित रूप से इस मामले को आसानी से नहीं जाने देंगे, सिमी ने गंभीर स्वर में चेतावनी दी। हालांकि हमारी बेटी अब निगम की एक लोकप्रिय सदस्य है, क्योंकि उसने पहले ही पूरे के पूरे प्रांत के आभूषण उद्योग में अपना नाम बना लिया है, इसलिए भाई साहब के लिए हमारे परिवार के साथ कुछ और उल्टा सीधा करना अब इतना आसान नहीं होगा। जैसे ही वो बोल रही थी, सिमी ने अचानक कुछ सोचा, फिर उसने शिवम को अधीरता से देखा और कहा, आज तुम्हें सबके सामने बात करने की अनुमति किसने दी? क्योंकि तुम्हारे पास कोई क्षमता नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने उस कार्य को करने के लिए दृष्टि के नाम और स्थिति पर निर्भर रहना पड़ा। दृष्टि ने एक शब्द भी नहीं बोला, फिर भी तुमने उसकी ओर से बोलने का दावा किया। दृष्टि ने चौंक कर शिवम की तरफ देखा और अखिल ने सिमी की तरफ। उसे समझ नहीं आया कि सिमी ने अचानक ऐसा क्यों कहा। क्या चल रहा था सिमी के दिमाग में? अजीत और करण के सामने शिवम के पक्ष में बोलने के बाद अचानक से वो शिवम पर भड़क क्यों पड़ी? कहीं वो फिर से शिवम और दृष्टि के तलाक का मामला तो नहीं उठाना चाहती? क्या करेगा अजीत और उसका बेटा करण आज हुए इस गंभीर अपमान का बदला लेने के लिए?